देखो, इसमें हम पढ़ रहे थे मेनली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपमेंट के अंदर आपको क्या इंक्लूड करना है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की भी। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों की बात करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। यानी जो भी सेल्स हैं वो डेवलप्ड होने का मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू perform their specific functions, मतलब they become specialized for performing a specific function, ठीक, after development। अब यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो पीजीआर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर ग्रोथ से एक क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ग्रोथ के अंदर दो लाइन याद रखनी है कि ग्रोथ को हम क्या कहते हैं। मेनली प्लांट ग्रोथ को की अगर हम बात करें तो इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ठीक। एंड सेकेंड लाइन जो याद रखनी है कि इन प्लांट्स द ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ का है, थ्रू आउट देयर लाइफ है। जैसे यहाँ पर प्लांट्स के केस में आप क्या देखते हो कि प्लांट्स के अंदर दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक। एंड इसके अंदर नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था फेजेस ऑफ ग्रोथ को, तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में आपने देखा था कि तीन मेन फेजेस जो हमने डिस्कस किए थे, तीन मेन फेजेस में, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक फेज, देन फेज ऑफ इलोंगेशन एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन, ठीक। तो इस फेजेस में आपने देखा था कि जो तीन मेन फेजेस हैं, इसमें जो फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक फेज था वहीं पर डिविजनल एक्टिविटी होंगी। और यहाँ पर तीन बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यंग एंड एक्टिव रीजन्स में देखी जाती है, एंड द सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हैव रिच प्रोटोप्लाज्म, large nuclei and their cell walls are primary in nature। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। एंड सेकेंड फेज जो था दैट इज फेज ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट इज द फेज ऑफ इनलार्जमेंट एंड it is the phase of new cell wall depositions, it is the phase of new cell wall depositions, clear। And then the last phase is phase of maturation, and in this phase the cells attain their maximum size, ठीक, and they are going to perform their specific functions। ये सारी बातें यहाँ तक याद हो गई थी। इसके बाद मैंने दो लाइन आपको बोला है याद रखना है ग्रोथ रेट्स में। ग्रोथ रेट्स में आपको याद रखना है दो हमें पढ़ना है, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक। अब अर्थमेटिक के लिए जो लाइन याद करी थी वो क्या याद करी थी कि यहाँ इन अर्थमेटिक there is involvement of only one cell in divisions। यहाँ पे देखो लाइन है, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures, first line। And then their mathematical equation which is LT is equal to L naught plus RT, where LT stands for length at time t and L naught stands for length at time 0। क्लियर है, दोनों याद होगी। अब नेक्स्ट जो जियोमेट्रिक है, इसके लिए हमने याद किया था कि जियोमेट्रिक के अंदर जो दो सेल्स बनेंगे वो दोनों ही फर्दर डिवीजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन फर्दर होगा, और इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा दैट इज सिग्मोइड और एस शेप कर्व यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एंड इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज W1 is equal to W naught ERT, where W1 stands for final size which is weight, height or number, and W naught is the initial size at the beginning of the period, clear है। एंड R ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, T ग्रोथ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E बेस ऑफ नेचुरल लॉग है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, बोलो। अब यहाँ पे इसमें मैंने आपको बताया था रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में, जिसमें आपने दो पढ़ा है, एक 100% का और एक 10% का। क्लियर यहाँ तक। अब
कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हम किसको डिस्कस करते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हम लाइट को डिस्कस करेंगे, हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। चार चीजें हैं जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट इज लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो आपने पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर इसमें अगर हम इंट्रासेलुलर की बात करें यानी सेल के अंदर की, तो उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैं। एंड इंटरसेलुलर की बात करें तो वहां पर फाइटो हार्मोन्स या पीजीआरस को डिस्कस करते हैं। तो पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें आपने दोनों याद किया, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जिसके अंदर लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, और दूसरा इंटरनल जिसके अंदर हम दो चीजें रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। एक तो उनका जो जेनेटिक कंटेंट है, जेनेटिक कंटेंट का मतलब जैसे जीन्स प्रेजेंट हैं वैसा ही एक्सप्रेशन होगा, और वो जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए मतलब कौन रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट, उनको हम कहेंगे पीजीआरस और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें तीन टर्म्स याद रखने थे जो एनाटॉमी से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, भूलना मत। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर डिफरेंशिएशन फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। प्राइमरी मेरिस्टम है, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, बने परमानेंट टिश्यूज। क्लियर है? अब परमानेंट टिश्यूज वो अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म करने लगे, बट अगर उनको फर्दर डिवाइड करना है तो वहां पर क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन एंड दे बिकम सेकेंडरी मेरिस्टम। एंड इन सेकेंडरी मेरिस्टम आफ्टर रीडिफरेंशिएशन अगेन दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। क्लियर? तो तीनों टर्म याद रखना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक, अब प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ आपने पढ़ाई है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ मींस इंक्रीज इन गर्थ और विड्थ। अब यहीं से मोनोकॉट और डाइकॉट को आप जान पाते हो कि मोनोकॉट्स वो हैं जिनमें केवल प्राइमरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स। एंड डाइकॉट्स के अंदर आप देखोगे कि वहां पर लेटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंट होंगे और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक, ये एक डायग्राम है जिससे क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि यहाँ पर एक्चुअल में ए बी सी करके दे देंगे और पूछ लेंगे कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो एक बार ये देख लो डायग्राम, पहले भी आपने याद किया था इसमें कि यहाँ पर मेनली जो आप देख रहे हो, देखो इसमें ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक सेल प्रॉपर्टी याद करो फिर से, तीन है क्या? कि इन सेल्स के अंदर रिच प्रोटोप्लाज्म होगा, इनका न्यूक्लियस इनलार्ज्ड होगा और इनके अंदर केवल प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तीनों प्रॉपर्टी याद हो गई। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो पहले तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, डिवीजन, ग्रोथ, ये सब होगा, एंड देन डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें? मैच्योर सेल्स में, जिनको हम परमानेंट सेल कहेंगे या परमानेंट टिश्यू जो बनेंगे। अब यहाँ पर तीन फेजेस हुआ क्या? पहले मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुआ, फिर इलोंगेशन हुआ, देन मैच्योरेशन हुआ। ठीक, अब मैच्योर होने के बाद क्या होगा? आइदर दे परफॉर्म देयर फंक्शंस और सीनेसेंस से डेथ की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पूरा डायग्राम समझ में आया? बोलो, अरे बोलो हाँ। यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट जो हमें याद रखना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, जिससे आप देखते हो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और आज फिर से इसको देखो, यहाँ पर हमने एक टर्म बताया था कि प्लास्टिसिटी क्या है। ठीक, तो प्लास्टिसिटी को हमने डिफाइन किया था मेनली कि प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है
प्लास्टिसिटी में आप देखोगे तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखोगे तो मेनली कि दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं क्या, एक तो इन्वायरमेंट और दूसरा इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या है कि उनका जो लाइफ का फेज है, जैसे बच्चा है, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, ठीक, तीन फेजेस। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी आप देखोगे तो तीन मेन फेजेस हैं। एक जुवेनाइल फेज है जिसमें वो मतलब डेवलप हुआ है अभी, फिर क्या है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर सीनेसेंस आएगा, ठीक। तो ये एजेस हैं, ठीक, जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाती हैं। और दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट। तो यही दो रीजन हैं कि प्लांट प्लास्टिसिटी शो करता है, जिसका एक एग्जांपल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब जो लीफ है, हेट्रोफिली का मतलब जो लीफ है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डेवलप होगी। अलग अलग स्ट्रक्चर्स का मतलब पहले कुछ अलग शेप था लीफ का, बाद में दूसरा अलग शेप हुआ लीफ का। तो इसके अंदर मैंने आपको दो चीजें याद कराई थी। पहला एक टर्म याद कराया था क्वेश्चंस के फॉर्म में, अगर किसी को याद होगा तो आपने पढ़ा था कि CCL, कॉटन, कोरिएंडर और लक्सपुर के अंदर डेवलपमेंटल फिनोटाइपिक है। डेवलपमेंटल फिनोटाइप का मतलब क्या है, एज आ गया। डेवलपमेंटल फिनोटाइप का मतलब क्या है, एज, कि भाई पहले जब वो अपने अर्लियर एज में थे तो उनका स्ट्रक्चर दूसरा था, बाद में जब लेटर एज में आए तो उनका स्ट्रक्चर दूसरा हो गया। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने घरों में देखते हो, जनरली जो आप ये कोरिएंडर लीफ ले आते हो बाहर से खरीद करके, ये क्या है, मैच्योर है। ये लीफ कैसी है, मैच्योर है। जब इनके जुवेनाइल फेज को आप देखोगे तो इनका शेप डिफरेंट दिखेगा। बात समझ में आ गई। जुवेनाइल फेज में जब आप देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और दूसरा एग्जांपल यहां से क्वेश्चन में पूछा जाएगा इन्वायरमेंट के बेसिस पे, जिसमें एक ही एग्जांपल हमें याद रखना है एनसीईआरटी का, दैट इज बटर कप। बटर कप में आप देखोगे कि if they grow in terrestrial habitat, then their shape is like this, ठीक। and if they grow in aquatic habitat, then their structure is like this, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ये कैसी प्लास्टिसिटी है, ये कैसा हेट्रोफिली इस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये इन्वायरमेंट है। जैसे एक को हमने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट दिया तो इनका लीफ ऐसा आया। सेम प्लांट को अगर हम पानी में लगाएं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इससे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के देखोगे तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को, बोलो। अब नेक्स्ट देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम पे आपको याद कराई थी चार चीजें, फिर से सुन लो। यहाँ पर जब भी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली, एंड दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स या एडेनिन डेरिवेटिव्स। इंडोल कंपाउंड जिसमें आप मेनली ऑक्सीजन को देखते हो, IAA, ठीक, इंडोल एसिटिक एसिड। और दूसरा एडेनिन डेरिवेटिव्स, जिस जो 9,6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन डेरिवेटिव्स। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, ये किसके लिए है, ABA एब्सिसिक एसिड के लिए। टर्पीन्स याद रखना किसके लिए, जिब्रेलिन एसिड के लिए, या जो ये जिब्रेलिन्स हैं उनके लिए। एंड ये जो गैसेस हैं, एक ही गैसियस प्लांट हार्मोन है, दैट इज इथाइलिन, जिनका यूज फ्रूट राइपनिंग के लिए कराते हैं मेनली। क्लियर। अब देखो यहां से स्टार्ट होगा आपका, दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी पीजीआरस की। दो कैटेगरी कौन कौन सी पढ़ी, एक वो कैटेगरी जो इन्वॉल्व हो रही है ग्रोथ के अंदर प्रमोट करने के लिए, ठीक, ग्रोथ प्रमोटर हैं।
और दूसरी कैटेगरी है जो इनहिबिटर का है। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। पहला कि ग्रोथ के प्रमोशन के लिए हमारे पास ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स हैं, और यहां पर इथाइलिन को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक। और दूसरा याद रखना, जो इनहिबिटर हैं उसके लिए हमें याद रखना है एब्सिसिक एसिड ABA, और यहां भी इथाइलिन को इंक्लूड करना है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इथाइलिन दोनों तरीके से वर्क करता है, ग्रोथ को प्रमोट भी करेगा और ग्रोथ को इनहिबिट भी करेगा। तो इसलिए इस इथाइलिन से क्वेश्चन भी आपके यहाँ मिलता है। और ये लाइन याद रखना, हो सकता है यही लाइन सेम पे क्वेश्चन बने। देखो, द गैसियस PGR इथाइलिन कुड बी फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। याद रहेगी लाइंस। अब यहां पर, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है ना? बोलो। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, अब यस सर। देखो, यहाँ तक तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ से एक्चुअल में आज का स्टार्ट होगा। देखो, ग्रोथ रेगुलेटर्स की जब भी हम बात करते हैं, हम किसको याद रखते हैं मेनली? चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन। ये दो ये पिता और पुत्र थे, जिन्होंने क्या किया था मेनली, इन्होंने कैनेरी ग्रास, ठीक, एवेना सटाइवस, यहाँ एनसीईआरटी पे लिखो या पेपर पे, क्योंकि उसमें इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। इन्होंने एवेना सटाइवा को यूज किया था जनरली, और यहाँ पर क्या देखा था कि इन्होंने जब देखा बेंडिंग मूवमेंट, यानी जैसे एक लाइट आ रही है, तो उन्होंने जो ये मेन पार्ट था इनका, ये जो स्टेम का था, ये लाइट के टूवर्ड्स बेंड कर रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने जब यहाँ पर फर्दर रिसर्च किया, तो इन्होंने देखा कि क्या है कि ये जो मूवमेंट है ये लाइट के रिस्पेक्ट में है, और ये जो मूवमेंट है जो फोटोट्रोपिज्म कहला रहा है। फोटोट्रोपिज्म यानी ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स इज फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है? अब बहुत सारा इसके अंदर रिसर्च हुआ, और इसके बाद ही वेंट साहब ने पूरा ऑक्सीन को डिस्कवर किया। वेंट वाज आइसोलेटेड ऑक्सीन, और कहां से आइसोलेट किया था? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। इसी को याद रखना है आपको, यही एवेना सटाइवस, और इसी से एवेना कर्वेचर टेस्ट है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें देखोगे एक एक करके, तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है दैट इज ऑक्सीन। और यहाँ पर इनके डिस्कवरी से क्वेश्चन आएगा, और नोट करना है आपको कि मेनली ऑक्सीन्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीन का यूज कहाँ कहाँ पे है? तो ऑक्सीन का यूज रूटिंग में है, फ्लावरिंग में है, पार्थिनोकार्पी में है, और एज अ वीडी साइड्स। जैसे खेत खलियान में अगर वीड्स ज्यादा ग्रो कर गए हैं, तो वीड्स क्या है? खरपतवार हैं जो हमारे मेन क्रॉप के साथ उगते हैं। तो ऑक्सीन को एज अ वीडी साइड्स भी हम यूज करते हैं, ये याद रखना। पहले चार बातें: ऑक्सीन यूज एज रूटिंग, फ्लावरिंग, पार्थिनोकार्पी एंड एज अ वीडी साइड्स, ये याद हुए। और दूसरा याद रखना हमें कि दो ऑक्सीन हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो नेचुरल के अंदर हमें याद रखना है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, एंड IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड भी। यहाँ लिखा होगा नीचे कहीं, ये लिखा है ना, ऑक्सीन्स लाइक IAA एंड IBA। ठीक, ये सिर्फ दो ही नहीं है, कम से कम 200 हैं। ठीक, लेकिन आपको सिर्फ दो याद रखने हैं। 200 डिफरेंट ऑक्सीन्स हैं जो एक
कॉमन फंक्शनल रोल परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो ये टाइप है। और सब में एक बात कॉमन क्या है, ये यहाँ आपसे क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए याद रखना कि इन सब में कॉमन होता है एक एरोमेटिक रिंग। ठीक, पूछा नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इन सारे ऑक्सीजन्स में कॉमन क्या है, एक एरोमेटिक रिंग होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा। एरोमेटिक ग्रुप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, रिंग स्ट्रक्चर, और एक COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा। ये सारे ऑक्सीजन में क्या है, कॉमन है। क्लियर। अब दूसरा जो याद रखना है हमें, ये तो IAA और IBA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, these are natural oxygens, while NAA, naphthalene acetic acid, and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic, ये क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये नेचुरल नहीं सिंथेटिक है। ये नेचुरल नहीं सिंथेटिक है। अब आपसे ऑप्शन में दे के पूछेंगे कि इसमें नेचुरल कौन है, सिंथेटिक कौन है, तो आपने याद कर लिया है, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। IAA एंड IBA, और एक IPA भी होता है, सॉरी PAA, लेकिन उससे क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आएगा। आपसे सिर्फ दो आएगा, IAA एंड IBA। ये दो हैं जो नेचुरल हैं, और दो जो सिंथेटिक आपको याद रखना है, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D, यानी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। ये याद रखना है, ये सिंथेटिक है। ठीक, अब देखो ये जो लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है कि इनका मेन यूज क्या है ऑक्सीन्स का, तो ये रूटिंग के लिए इन्वॉल्व होंगे। ठीक, रूटिंग के साथ साथ यहाँ पर इसमें वीडीसाइड्स के लिए इन्वॉल्व होंगे, और इसके पार्थिनोकार्पी के लिए इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है। ये देखो ये लाइन लिखी है, पार्थिनोकार्पी, टोमेटोज इसका एग्जांपल याद रखना। और 2,4-D ये हर्बिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, जो डाइकोटिलिडनस वीड्स को किल करते हैं। ये याद रखना, डाइकोटिलिडनस वीड को किल करते हैं। ठीक, और किसान भाई इसको बहुत इजीली क्यों यूज कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ग्रो कौन सा प्लांट कर रहे हैं, धान चावल गेहूं ग्रो कर रहे हैं, जो कि क्या है, मोनोकॉट्स हैं। अब वीड कौन सा उग रहा है, डाइकॉट का, तो भाई स्प्रे कर दिया, उससे हमारा जो मेन मोनोकॉट प्लांट है वो तो बच गया, और जो डाइकॉट वीड्स खेतों में उग रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये इजी हो जाता है, वरना एक एक आदमी अगर एक एक वीड को निकाल रहा है तब तो सालों तक वही काम करते रह जाएगा। इसलिए ऑक्सीन्स को यूज करते हैं ताकि जो खेत है वो फ्री हो जाए वीड से। ठीक, अब ये ऑक्सीन जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। ठीक, अब जो तीन बातें याद रखनी है वो जरूर याद रखना कि ऑक्सीन का फंक्शनल रोल अगर देखोगे तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। ठीक, एपिकल डोमिनेंस के लिए, जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए, एंड सेल डिवीजन के लिए। तीनों बातें यहाँ पे लिखी हैं। देखो ऑक्सीन का फंक्शनल रोल है ये क्या, जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, जाइलम डिफरेंशिएशन, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। जितनी बातें अभी आपने ऑक्सीन्स के लिए जानी हैं उससे बाहर का एक भी लाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स अगर आप देखोगे तो लगभग 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स जो अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं, इसको इसके नेमिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद होगा तो आपने अब क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि बात उल्टी है।
इसलिए क्वेश्चन बना यहाँ से। देखो नॉर्मली अगर किसी से पूछोगे कि भाई GA1 है, GA2 है, GA3 है, सबसे पहले डिस्कवर हुआ होगा तो सबका ऑप्शन क्या होगा? GA1 ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ ऑप्शन GA1 ना होके क्या होगा? GA3। ठीक, जैसे ये लिखा है ना GA1, GA2, GA3। ठीक, अब ये जिब्रेलिक एसिड GA3 है जिसको सबसे ये first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form। ठीक, अब दूसरी बात क्या है कि जितने भी जिब्रेलिन्स हैं वो सब एसिडिक नेचर के हैं। जितने भी जिब्रेलिन्स हैं वो सब क्या हैं? एसिडिक नेचर के हैं। और इसमें आप देखोगे तो जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी के लिए एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, और एक साइंटिस्ट हैं जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जापान के, दैट इज ई कुरुसोवा। उनका भी नाम है कुरुसोवा साहब का, जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे और उन्होंने मेनली ये इसके बारे में बताया था। देखो नेक्स्ट इस जिब्रेलिन्स के अंदर जो आपको याद रखनी है कुछ बातें वो क्या है कि जिब्रेलिन्स को जब आप देखोगे तो इसका गन्ने से बहुत बड़ा रोल है। जैसे क्या था कि गन्ने के अंदर आप देखोगे तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उनका जो स्टेम है, ठीक, ये जो स्टेम है इसमें इनकी स्ट्रेंथ को या इनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए किसान भाई जिब्रेलिन्स का छिड़काव कराते हैं। क्लियर है? उससे हुआ क्या कि ओवरऑल जो शुगर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और इसमें इसका माल्टिंग प्रोसेस या जो जैसे ब्रीविंग इंडस्ट्री है जो अल्कोहल बनता है तो वहां पर भी ये माल्टिंग प्रोसेस को और ज्यादा तेज कर देते हैं। माल्टिंग प्रोसेस को और ज्यादा तेज कर देते हैं। और ये जो बोल्टिंग है, एक टर्म आता है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या है? मेनली बोल्टिंग का मतलब क्या है कि ये जो शुगर केन का आप देखते हो इंटरनोडल इलोंगेशन, उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये बोल्टिंग हार्मोन भी कहलाता है। तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन में पूछे जाते थे बहुत पहले, अब वो खैर वो क्वेश्चन अब पुराने हो गए, नहीं पूछे जाएंगे कि बोल्टिंग प्लांट हार्मोन कौन है। तो पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था, अब नहीं आएगा। लेकिन याद रखना कि बोल्टिंग पीजीआर हम किसको कहेंगे? जिब्रेलिन्स को कहेंगे। क्लियर है? अब जिब्रेलिन्स को आप देखोगे तो सुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज सुगर इन देयर स्ट्रीम, ठीक, एंड स्प्रेइंग जिब्रेलिन्स ऑन सुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। तो जब अब जैसे कोई गन्ना है तो उसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर शुगर ज्यादा बनेगा। ठीक, कोई छोटा गन्ना है तो उसके अंदर शुगर कम प्रोड्यूस होगा। तो ओवरऑल अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा शुगर प्रोड्यूस हो तो उसका मतलब क्या है कि जो इनकी स्टेम की हाइट है, जो लेंथ है, वो और ज्यादा इंक्रीज करे। तो इसके लिए जिब्रेलिन्स को स्प्रे कराते हैं। जिब्रेलिन्स को स्प्रे करने से ओवरऑल जो शुगर प्रोडक्शन है गन्ने से वो लगभग आप देखोगे कि कई टन पर एकड़ बढ़ जाता है। ठीक, तो ये इसका सबसे बड़ा यूज है। और दूसरा फ्रूट ग्रोथ के लिए है। और इसमें आप देखोगे जिब्रेलिन्स तो ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जो कैबेजेस हैं, ठीक, और जो जनरली रोजेट हैबिटेट हैं, ठीक, उसके अंदर ये मतलब इंटरनोड इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो यूज है कि यहाँ पर जब आप देखोगे फ्रूट ग्रोथ में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं जिब्रेलिन्स के, एक बार फिर से सुन लो। स्टेम ग्रोथ के लिए शुगर केन में, बोल्टिंग के लिए, और यहाँ पर सीड जर्मिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरा इनका यूज अगर आप देखोगे तो वही यूज है, ये डिलेड राइपनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और शुगर केन ईल्ड को मेनली ये बढ़ाएंगे, इनहेंस करेंगे। तो ये सारा था जिब्रेलिन्स के लिए। और अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेंस।
अब देखो साइटोकाइनेन से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जनरली साइटोकाइनेन जो वर्ड है वो साइटो और काइनेन से मिलके बना है। साइटो का मतलब आप बचपन से जानते हो, सेल से रिलेटेड है और सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो साइटोकाइनेन्स वो पीजीआर है जो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेल डिवीजन में, यानी जहां भी सेल डिवाइड हो रहा है वहां पर रोल किसका होगा, साइटोकाइनेन्स का, एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। ठीक, और यहाँ पर मेनली जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, जैसे सेल डिवीजन में भी आप देखते हो दो चीजें हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक, यानी कैरियन कहते हैं ना न्यूक्लियस को, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है यानी जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है उसमें ये साइटोकाइनेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें इस साइटोकाइनेंस का इंपॉर्टेंट रोल है। बात क्लियर है? अब देखो किसी भी पार्ट में जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, आपको याद है कि जब भी ग्रोथ की बात करते हैं हम सेल डिवीजन को जरूर उसमें कंसिडर करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल चाहे हम लीफ के ग्रोथ की बात करें या स्टेम की ग्रोथ की बात करें या रूट की ग्रोथ की बात करें, डिवीजन होगा तभी ग्रोथ होगी, और जब भी डिवीजन होगा वहां पर इन्वॉल्वमेंट साइटोकाइनेंस का होगा ही होगा। ठीक, तो ग्रोथ ऑफ रूट कहो, ग्रोथ ऑफ शूट कहो, या मेनली अगर आप देखोगे इससे एक क्वेश्चन बना है, नोट कर लेना कि ये मेनली क्या है, ऑक्सिन के अगेंस्ट वर्क करेगा। जैसे ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंसी कॉज करता है, तो साइटोकाइनेंस क्या है, उस एपिकल डोमिनेंसी को कम करेंगे, साइटोकाइनेंस उस एपिकल डोमिनेंसी को कम करेंगे। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे डिवीजन होना, जैसे अगर सेल डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो सीनेसेंस की तरफ नहीं है, सीनेसेंस लीड्स टू डेथ फाइनली। तो अब जैसे अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन में है। ठीक, जैसे वो पूरा आपने डायग्राम पढ़ा कि पहले मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई, फिर वो मैच्योर सेल्स बने, फिर सेनेसेंस की तरफ गए, फिर डेथ हुई। ठीक, पर अगर कहीं पर सेल डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सीनेसेंस को डिले कर रहा है, सीनेसेंस को डिले कर रहा है। क्लियर है? दूसरा, साइटोकाइनेंस दोनों पे जनरली रूट एपेक्स पे भी प्रेजेंट होंगे, शूट एपेक्स पे भी प्रेजेंट होंगे, यंग फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होंगे, और इनका सबसे बड़ा यूज टिश्यू कल्चर में। और जब आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको रेशियो बताए थे कि जनरली टिश्यू कल्चर के अंदर इन्हीं ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस का रेशियो होता है। जैसे टिश्यू कल्चर क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस है, कोई नॉर्मल किसान भाई टिश्यू कल्चर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनमें सबसे बड़ा रोल इन पीजीआर्स को यूज करना है। ठीक, किसको किस प्रोपोर्शन में यूज करोगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि सबका प्रोपोर्शन बदल जाता है। जब रूट के मतलब रूटिंग के लिए अलग प्रोपोर्शन चाहिए, ये सब मैं लिखवा रखा हूँ, रूटिंग के लिए, स्टेम इलोंगेशन के लिए, ये सब एक प्रोपोर्शन में वर्क करते हैं। और दूसरा, इनका सबसे बड़ा रोल क्या है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये याद रखना लाइन, इससे क्वेश्चन इस साल हो सकता है पूछ ले कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में कौन रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट। तो साइटोकाइनेंस हैं जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, एंड ये सीनेसेंस को डिले करेंगे। याद हो गई सारी बातें? अब देखो इसमें अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो लिख भी लो ये रेशियो। टिश्यू कल्चर के लिए तीन चीजें हैं। सबसे पहले आपने देखा था कैलस, तो जब कैलस का फॉर्मेशन होगा तब वहां पर जो रेशियो होगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, जब कैलस का फॉर्मेशन होगा तब वहां पर रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। जब कैलस का फॉर्मेशन होगा तो कैलस के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो क्या होगा,
बराबर होगा। लेकिन जब रूट का आप देखोगे तो रूट के लिए ऑक्सिन की कंसंट्रेशन साइटो